एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज फिर मैं जो है ना एंशिएंट हिस्ट्री जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन लेके आई हूँ। आई होप आपको क्वेश्चन भी अच्छा लगेगा और एग्जाम में भी आ जाए। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन है 118 तक मैं बताई थी कल। आज मैं 190 क्वेश्चन से स्टार्ट करती हूँ। निम्नलिखित में से किसमें पुनर्विवाह वर्जित है? तो ये हो जाएगा मनुस्मृति में। किसमें जो है? मनुस्मृति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुस्मृति के 38वें खंड में स्पष्ट उल्लेख है कि वह व्यक्ति जिसकी पत्नी मर गई हो पुनर्विवाह कर सकता है, लेकिन विधवा को पुनर्विवाह की अनुमति नहीं है। विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर था, तो वो हो जाएगा ब्रात्य क्षत्रियों का। नेक्स्ट है निम्नलिखित व्यक्ति भारत में किसी न किसी समय आए। फाहियान, इत्सिंग, मेगास्थनीज और हुएंसो। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, ऑप्शन बी होगा 3, 1, 4 एंड 2। नेक्स्ट है यूनानी शासक सेल्यूकस ने मेगास्थनीज नामक अपना एक राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। वह बहुत दिनों तक पाटलिपुत्र में रहा। तब भारत पर उसने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी। चीनी यात्री फाहियान ने चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत की यात्रा की थी। चीनी यात्री हुएनसोंग हर्षवर्धन के समय भारत आया। इत्सिंग 7वीं सदी में भारत आया चीनी यात्री था। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चयन कीजिए। चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक एंड चाणक्य। इसका राइट आंसर वैसे देखा जाए तो ऑप्शन डी होगा, यानी कि कूट में जो दिया हुआ है ऑप्शन सी वो सही होगा। बाकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। चंद्रगुप्त को सैंड्रोकोटेस कहा जाता था, बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता था और अशोक को प्रियदर्शी के नाम से, और चाणक्य को विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो बृहद्रथ। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ था। अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ था। बृहद्रथ की हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा 184 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या उसके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी। अंतिम शुंग राजा देवभूति की हत्या उसके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव कण्व ने की और उसने राज सिंहासन हथिया लिया। आंध्र ने कण्व राजवंश के अंतिम शासक को पद वंचित किया था। तो इन कथनों में से कौन सा कथन जो है सही है? तो 1, 2 एंड 3 होगा। नेक्स्ट है जिस महत्वाकांक्षी व्यक्ति ने 184 ईस्वी पूर्व में अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करके शुंग राजवंश की स्थापना की, वो इतिहास में पुष्यमित्र शुंग के नाम से विख्यात है। शुंग वंश का अंतिम राजा देवभूति अत्यंत विलासी था। वह अपने अमात्य वासुदेव के षड्यंत्रों द्वारा मार डाला गया। वायु पुराण के अनुसार अंतिम कण्व शासक सुशर्मा अपने आंध्र जातीय भृत्य शिमुक द्वारा मार डाला गया था। मौर्य काल में प्राणायाम था क्या था? आपातकालीन कर। ईसवी सन के पूर्व की कुछ शताब्दियों में निम्नलिखित में से किन शासकों ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया? महापद्मनंद ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, अशोक और रुद्रदामन ने। नेक्स्ट है इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण करवाया वह कौन था? तो वो चंद्रगुप्त मौर्य था। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? तो महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का अभिलेख भी पाया गया है? महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। नेक्स्ट बराबर पहाड़ी की गुफाओं के विषय में निम्न में कौन से एक सही नहीं है? ये अभिलेख ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्यकालीन मूर्तियों में मणिभद्र नाम से अंकित मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है? तो ये हो जाएगा परखम। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन से युग सही सुमेलित है? लोथल, सारनाथ, राजगीर, नालंदा। तो नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनना है। ऑप्शन सी जो है वो राइट है। 1, 2 एंड 4। लोथल एंशिएंट डॉकयार्ड, सारनाथ फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्ध, नालंदा ग्रेट सीट ऑफ द बुद्धिस्ट लर्निंग, ये सभी सही हैं, परंतु राजगीर लॉयन कैपिटल ऑफ अशोक का युग गलत है। इस युग का सही स्थान सारनाथ होगा। नेक्स्ट है
निम्नलिखित में किस हिंदी यवन शासक ने शीशे के सिक्के जारी किए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्ट्रैबो द्वितीय ने। किसने? स्ट्रैबो द्वितीय ने। स्ट्रैटो द्वितीय ने शीशे के सिक्के जारी किए थे। इस हिंदी यवन शासक का शासन 25 ईसा पूर्व से 10 ईसा पूर्व तक माना जाता है। निम्नलिखित शासकों में से किसके सिक्के पर संकर्षण एवं वासुदेव दोनों अंकित हैं? तो ये हो जाएगा अगाथोक्लीज। अफगानिस्तान के एक खानम से अगाथोक्लीज के सिक्के प्राप्त हुए हैं जिन पर वासुदेव और संकर्षण का चित्र उकेरा गया है। निम्नलिखित में कौन सा एक अन्य तीनों के समसामयिक नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिलिंद। क्या हो जाएगा? मिलिंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? तो हो जाएगा काठियावाड़ के रुद्रदामन के अभिलेख में। नेक्स्ट है, किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? तो वो हो जाएगा जूनागढ़। क्या हो जाएगा? जूनागढ़। गुजरात के जूनागढ़ के रुद्रदामन का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। यह जिस शिला पर उत्कीर्ण है उसी पर अशोक के 14 प्रज्ञापनों की एक प्रति और स्कंदगुप्त के 2 लेख भी खुदे हुए हैं। यह विशुद्ध संस्कृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। इसमें रुद्रदामन की वंशावली, विजयों, शासन, व्यक्तित्व आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किया? इसका राइट आंसर रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। नेक्स्ट है, जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि रुद्रदामन ने गिरनार के निकट सुदर्शन झील की मरम्मत बिना बेगार लिए ही करवाई थी, जो कि मौर्य वंश का शासक चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश पर बनाई गई थी। कार्दमक क्षत्रपों ने निम्नलिखित में से किस धातु में अति दुर्लभ सिक्के प्रचलित किया? तो वो हो जाएगा ताम्र। क्या हो जाएगा? ताम्र। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। डिमेट्रियस, रुद्रदामन और गोंडोफर्निज और विम्त। इसका राइट आंसर देखा जाए तो ऑप्शन सी होगा। बाकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। डिमेट्रियस जो कि हिंदी यूनानी, रुद्रदामन शक था, गोंडोफर्निज जो कि पल्लव और विम जो कि कुषाण। उत्तरी तथा उत्तर पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया गया था। तो किसके द्वारा? तो कुषाणों के द्वारा। उत्तर पश्चिम भारत में स्वर्ण सिक्के का प्रचलन इंडो ग्रीक यानी कि हिंद यवन राजाओं ने करवाया था, जबकि इन्हें नियमित एवं पूर्ण रूप से प्रचलित करवाने का श्रेय कुषाण शासकों को जाता है। कुषाण शासकों ने स्वर्ण एवं ताम्र दोनों ही इस प्रकार के सिक्कों को व्यापक पैमाने पर प्रचलित किया था। प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक के नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? ये हो जाएगा कुषाण। किसने? कुषाण ने। बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है? तो वो हो जाएगा कनिष्क। निम्नलिखित में से किस शासक को सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है? तो विम कैडफिसेस को। कुषाण शासक में विम कैडफिसेस ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे। निम्नलिखित में से किसने भारत में स्वर्ण सिक्के का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए किया था? तो ये हो जाएगा विम कैडफिसेस ने। कुषाण वंशीय विम कैडफिसेस जो कि कनिष्क प्रथम का पिता भी था, उसने भारत में स्वर्ण सिक्के का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए किया था, जबकि कुजुल कैडफिसेस ने तांबे के सिक्के प्रचलित कराए थे। इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? तो ये हो जाएगा विम कैडफिसेस। कुषाण शासकों द्वारा व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन प्रारंभ करना भारतीय उपमहाद्वीप में उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। कुषाण शासक विम कैडफिसेस को स्वर्ण मुद्राओं के प्रचलन का श्रेय प्राप्त है। योद्धे सिक्कों पर किस देवता का अंकन मिलता है? तो कार्तिकेय का। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? 81 ईस्वी पूर्व। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध अभिलेख की तिथि 81 ईस्वी है। यह प्रतिमा मथुरा से लाकर कनिष्क के राज्यारोहण के तीसरे वर्ष सारनाथ में स्थापित की गई थी। कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ था? तो ये हो जाएगा 78 AD में। शक संवत कब प्रारंभ किया गया? तो ये हो जाएगा 78 ईस्वी में। जैन ग्रंथों के अनुसार विक्रमादित्य के उत्तराधिकारी को 135 विक्रम संवत में शकों ने पराजित कर इसके उपलक्ष्य में शक संवत चलाया था। इस प्रकार इसकी प्रारंभिक तिथि 135 में से 57 घटा के 78 ईस्वी आती है। अधिकांश इतिहासकारों ने कुषाण शासक कनिष्क को इसका प्रवर्तक माना। विक्रम और शक संवतों में कितना अंतर है? तो ये हो जाएगा 135 वर्ष। नेक्स्ट है,
शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का एक चैत्र ग्रेगोरियन कैलेंडर पर आधारित 365 दिन के सामान्य वर्ष की निम्नलिखित तिथियों में से किस एक के तदनुरूप है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 मार्च। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 57 ईस्वी पूर्व। निम्नलिखित में कौन सा वर्ष दिसंबर 2009 में शक संवत का वर्ष होगा? तो ये हो जाएगा 1931 में। कनिष्क के समकालीन निम्नलिखित नामों का अध्ययन करें और निम्नांकित उत्तर कोड के अनुसार अपना उत्तर इंगित करें। अश्वघोष, वसुमित्र, कालिदास और कंबन। इसका राइट आंसर 1 और 2 होगा। क्या होगा? 1 और 2। अश्वघोष किसका समकालीन था? तो कनिष्क का। निम्नलिखित में से कौन एक कनिष्क के दरबार में संबद्ध नहीं था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पतंजलि। अश्वघोष, नागार्जुन, पार्श्व और चरक ये चारों ही कनिष्क के दरबार से संबंधित थे, जबकि पतंजलि जो थे वो कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं थे। पतंजलि ने पाणिनि के अष्टाध्यायी पर महाभाष्य की रचना की थी। महर्षि पतंजलि शुंगकालीन विद्वान थे। निम्नलिखित में कौन कनिष्क प्रथम के दरबार में नहीं गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पार्श्व। अभी निम्नलिखित नगरों में से किसका उल्लेख कनिष्क के अब तक के अभिलेख में नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रावस्ती। रब तक अभिलेख में नहीं है तो कौन हो जाएगा? श्रावस्ती। रब तक अभिलेख अफगानिस्तान में सुर्ख कोटल के निकट रबतक नामक स्थान से वर्ष 1993 में प्राप्त किए गए। ये ग्रीक लिपि तथा बैक्ट्रियन भाषा में लिखे गए हैं। ये कुषाण वंश के शासक कनिष्क से संबंधित है। इस अभिलेख में 4 शहरों के नाम उल्लिखित हैं, जो है साकेत, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र तथा श्री चंपा, अर्थात इसमें श्रावस्ती का उल्लेख नहीं है। इनमें से किस आयुर्वेदाचार्य ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाग्भट और जीवक हो जाएगा। ऑप्शन सी एंड डी होगा तो बी भी नहीं होगा, चरक और जीवक होगा। चरक और जीवक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख से मिलती है? तो अयोध्या लेख से मिलती है। शुंगों के पूर्वज मूलतः किस स्थान से थे? तो वो उज्जैन से थे। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? तो हो जाएगा कण्वा यानी कि कण्व वंश। शुंग वंश का अंतिम राजा देवभूति अपने अमात्य वासुदेव के षड्यंत्रों द्वारा मार डाला गया। वासुदेव ने जिस नवीन राजवंश की नींव डाली थी वह कण्व वंश के नाम से जानता है। शुंगों के समान यह भी ब्राह्मण वंश था। निम्नलिखित में से कौन सा शासक वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है? तो गौतमीपुत्र सातकर्णी जो कि वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है। सातवाहन शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी ने कहा कि उसने विच्छिन्न होते चातुर्वर्ण को फिर से स्थापित किया और वर्ण संकर को रोका। इसी कारण इसे वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है। नेक्स्ट, मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य किसका था? तो सातवाहन का। मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य सातवाहन का था। पुराणों में इस वंश के संस्थापक का नाम सिंधु, शिमुक या क्षिप्रक दिया गया है, जिसमें कण्व वंश के राजा सुशर्मा का वध करके अपना शासन स्थापित किया था। शिमुक निम्न वंशों में से किसका संस्थापक था? तो ये हो जाएगा सातवाहन का। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? तो हो जाएगा पांचाऊ। निम्न में से किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारत के बाहर तक फैली थी? तो वो हो जाएगा मौर्य वंश और कुषाण वंश की। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी तो कुषाण काल में। निम्नलिखित में से किस स्थल से शासक मिनेंडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो ये हो जाएगा बैराठ। निम्नलिखित युगमों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो ये हो जाएगा कुषाण गांधार कला शैली। गांधार कला शैली निम्न समय में फली फूली। इसका राइट आंसर हो जाएगा गुप्तों के समय में। शक क्षत्रप काल में सोने चांदी के सिक्के का अनुपात क्या था? तो ये हो जाएगा 1:35। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कुषाण स्वर्ण और ताम्र, गुप्त सातवाहन कलचुरी, जिसमें कि सातवाहन जो है स्वर्ण। नेक्स्ट है,
सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। गंधार कला, जूनागढ़ अभिलेख, मिलिंद फन्हो, तक्षशिला अभिलेख। इसका राइट आंसर सी होगा। सूची 1 एवं सूची 2 को सुमेलित निम्नबद्ध है। गंधार कला, कुषाण, जूनागढ़ अभिलेख शिलालेख, रुद्रदामन, मिलिंद फन्हो, मीनांडर और तक्षशिला प्रतीक। अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था, तो वो हो जाएगा बुद्ध प्रतिमा के लिए। अफगानिस्तान का बामियान पहाड़ियों को काटकर बनाए गए बुद्ध प्रतिमाओं के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन अफगानिस्तान में तालिबान शासन ने इन बुद्ध प्रतिमाओं को नष्ट करवा दिया। जो कला शैली भारतीय और यूनानी आकृति का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं गंधार। गांधार कला शैली एक संश्लेषण है, तो किसका? भारतीय तथा यूनानी कला का। भारतीय तथा यूनानी कला का। निम्नलिखित में से किस मूर्ति कला में सदैव हरित स्तरित चट्टान का प्रयोग माध्यम के रूप में होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गांधार मूर्तिकला। क्या हो जाएगा? गांधार मूर्तिकला। प्राचीन काल में भारत पर आक्रमण के संबंध में निम्न में से कौन सा एक सही कालानुक्रमण है? तो ये हो जाएगा यूनानी शक कुषाण। भारत में बाह्य आक्रामकों के कालों का सही कालानुक्रम निम्न प्रकार है। यूनानी शक कुषाण। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था, तो हो जाएगा डेरियस प्रथम। निम्न राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा सातवाहन। उपर्युक्त राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश सातवाहन है। इस वंश के संस्थापक शिमू का समय कुछ स्रोतों के अनुसार लगभग द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व माना जाता है। कुछ स्रोतों में इसे कण्व वंश के अंतिम शासक सुशर्मा के समकालीन माना जाता है। आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? तो ये हो जाएगा मत्स्य पुराण में मिलती है। सातवाहन की राजधानी अवस्थित है अमरावती में। कहाँ पे? अमरावती। सातवाहन की वास्तविक राजधानी प्रतिष्ठान या पैथन में अवस्थित थी। पुराणों में इस राजवंश को आंध्रभृत्य या आंध्र जातीय कहा गया। उनकी आरंभिक राजधानी अमरावती मानी जाती है। निम्न में से कौन सा स्थान सातवाहनों की राजधानी था? तो वो हो जाएगा प्रतिष्ठान। निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एक का ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है? तो वो हो जाएगा गौतमीपुत्र सातकर्णी। सातवाहन शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी को उसकी मां गौतमी बलश्री के नासिक अभिलेख में एका ब्राह्मण कहा गया है, जिसका तात्पर्य है अद्वितीय ब्राह्मण अथवा ब्राह्मणों की एकमात्र रक्षक। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। राजवंश और राजधानी शुंग, सातवाहन, कदम और चंदेल। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। बाकी शुंग का हो जाएगा पाटलिपुत्र, सातवाहन पैठन, कदम वनवासी, चंदेल और महोबा। निम्नलिखित को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। सातवाहन, वाकाटक और चालुक। निम्नलिखित में सही कूट का चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट है नीचे दिए वक्तव्य से जिनमें एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन में दिया हुआ है सातवाहन काल में संस्कृत के साथ प्राकृत व अन्य लोक भाषाओं का विकास हुआ। और कारण में है सातवाहन राजाओं ने साहित्य रचना के लिए संस्कृत तथा अन्य लोक भाषाओं को अपनाया। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। ए और आर दोनों सही है और ए का सही स्पष्टीकरण आर है। तो इस नेक्स्ट है सातवाहन शासक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन से कथन सत्य हैं? सातवाहन नरेश प्राकृत भाषा के पोषक थे। सातवाहन काल में कला के लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन मिला। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना है। इसका राइट आंसर 1 और 2 दोनों होगा। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? सातवाहन वंश की शक्ति क्षीण होने के बाद वाकाटक वंश ने अपना राज्य स्थापित किया। वाकाटक वंश का पहला राजा प्रवरसेन हुआ। विंध्य शक्ति प्रवरसेन का पुत्र था। इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 1। सातवाहन वंश की शक्ति क्षीण होने के बाद वाकाटक वंश ने दक्षिणापथ में अपना राज्य स्थापित किया था। विंध्य शक्ति वाकाटक वंश का संस्थापक था। प्रवरसेन विंध्य शक्ति के पुत्र थे। निम्नलिखित में से किस स्तूप ने आर्यक स्तंभ वाले मंच की विशेषताएं मिलती है? तो हो जाएगा अमरावती। नेक्स्ट है अमरावती स्तूप में आर्यक स्तंभ अथवा आर्यक स्तंभ वाले मंच की विशेषताएं देखने को मिलती है। यह आंध्र प्रदेश की गुंटूर जिले के अमरावती गांव में स्थित है। निम्नलिखित में कौन सी युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो ये हो जाएगा भीतरी पुलकेशिन द्वितीय। तो आज के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।
ऑल द बेस्ट। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।